नई पीढ़ी आ रही है वो पूरी तरह से दिशाहीन होती जा रही है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सही और गलत के बीच में अंतर क्या है। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि प्रचार और असलियत के बीच में अंतर क्या है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत और काल्पनिक तथ्यों के बीच में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे जवाबदार, सबसे मजबूत युवाओं का संगठन होने के नाते यह हमारी जवाबदारी बनती है कि हम ऐसे संगठन की रचना करें जो सिर्फ एक राजनीतिक संगठन ना हो। उस संगठन की विचारधारा, उस संगठन का आधार कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर सबको मजबूत करना हो, सबकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य आपके विचारों में किस तरह से देशभक्ति, किस तरह से समाज सेवा, किस तरह से अनुशासन आए, सेवा भाव आए, पूरी तरह से समर्पण आए और किस तरह से भौतिक स्तर पर हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का एक निर्माण हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी भी संगठन का चेहरा उसके कार्यकर्ता होते हैं। हम कोई विपक्षी सिर्फ संगठन नहीं बनकर रहना चाहते, हम सबसे मजबूत संगठन बनकर उभरना चाहते हैं जिसकी नींव बहुत मजबूत है। युवा कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि किस तरह से उस हर व्यक्ति का संघर्ष करें जो ये सरकार, जो दिल्ली में बैठी है, जो मध्य प्रदेश में बैठी है, वो सुनना नहीं चाहती। उसके लिए एक मजबूत हथियार के रूप में हम इस संगठन को आगे ऊर्जा देंगे। हम चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग कैंप सिर्फ एक राजनीतिक जमावाड़ा बनकर ना रह जाए। इसलिए हमने ये सुनिश्चित करा है कि इस कैंप में जो 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को जैन तीर्थस्थल मोहनखेड़ा में होने जा रहा है और ये कैंप का जो स्वरूप रहेगा वो प्रवासीय रहेगा। जो भी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं, उनको 3 दिन तक वहां रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वहां पर एक साथ जुड़ने की व्यवस्था। क्योंकि जब तक वो साथ में एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो झाबुआ में बैठा व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि सीधी में बैठे व्यक्ति को क्या अपेक्षा है। संगठन तो एक ही शरीर का हिस्सा होता है, अलग अलग अंग होते हैं। तो उस संगठन को एक अंग बनाने के लिए ये प्रयास करा जा रहा है और इसमें हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजनीतिक वक्ताओं के अलावा इसमें जो बहुत बड़े देश के विचारक हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें प्रमुखता से मैं नाम रखना चाहूंगा राम पुनियानी जी का, जो कि राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे उनको अवार्ड मिल चुके हैं, उनको पुरस्कार मिल चुके हैं और किस तरह से देश में सर्वधर्म भावना को प्रमुख तरीके से रखना और जो फासिस्ट ताकत है उनके खिलाफ कैसे लड़ना, उनसे बेहतर इस देश में कोई भी बात नहीं रख सकता। तो वो भी इस कैंप में उपस्थित रहेंगे 11 तारीख को। साथ में जो भी हमारे शोषित वर्ग हैं उनकी बात रखने के लिए हमारे बीच में आर.डी. मौर्य साहब रहेंगे, जो कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी महू से रिटायर्ड हैं और इस विषय पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर उन्होंने रखे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हर वर्ग का, हर धर्म का क्या पीड़ा है, उस पीड़ा को किस तरह से साथ में मिलकर दूर करा जा सकता है और लोकतंत्र की रक्षा करी जा सकती है, उस चीज के लिए हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस कैंप में मध्य प्रदेश के पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े जो दिल्ली के नेता हैं, चाहे वो राहुल जी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनका इस कैंप में सिमिलियन वो नहीं आ पाए, पर प्रदेश के हर एक बड़े नेता, चाहे हमारे परम सम्मानीय कमलनाथ जी हों, हमारे परम सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी हों, युवाओं के आदर्श हमारे नकुलनाथ जी, जयवर्धन जी हों और सुरेश पचेरी जी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, अरुण यादव जी हों, सब प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण थोड़े थोड़े समय के लिए अपनी जो संघर्ष उनका रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी रहता है कि हम इतिहास को भी जानें। इतिहास में हमारे पार्टी ने क्या क्या संघर्ष करे, किन किन दौरों से वो निकल कर आई, किन किन दौरों में संघर्ष कर मजबूत हुई,
हर पार्टी के इसमें एक मजबूत समय आता है, एक कमजोर समय आता है, और एक समय आता है कि संगठन को मजबूत कर हम जनता की आवाज बने। ये समय है कि हम संगठन को मजबूत कर जनता की आवाज बने। तो सबके जो जो साथ महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे वो सबको आपके साथ साझा करने का मौका मिलेगा। सज्जन वर्मा जी भी उस शिविर में मौजूद रहेंगे, और हमारा यही प्रयास है कि ये 3 दिन का ऐसा समय सबके जीवन में एक यादगार समय बनकर उभरे, और जो भी कार्यकर्ता, जो भी हमारे युवा कांग्रेस के साथी इस कैंप से जब जाएं तो एक जवाबदार, मजबूत, संघर्षशील युवा बनकर उभरे, जो कि समाज का, देश का और पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे आंदोलन लगातार चल रहे हैं। जो प्रमुख दूसरा बिंदु है जिस पर मैं आना चाहूंगा, हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत प्रमुखता से लड़ रहे हैं। अभी लगातार 4-5 दिन में लगातार हमने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, और हमारा प्रयास ये है कि किस तरह से वापस से जो किसान चेतना की हम बात कर रहे हैं, जो एक 3 काले कानून हटाने की हम बात कर रहे हैं, किसानों तक हम ये पहुंचा सके कि ये काले कानून कितने ज्यादा गंभीर है और कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि ये 3 काले कानून अगर आ जाते हैं तो बाद में किसानों की दुर्दशा नहीं हो, ये रोकने के लिए कोई भी तरीका नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो एक नियम का हिस्सा बन जाएंगे। वो अपनी आवाज किसी के सामने नहीं उठा सकते, अगर वो उनके साथ कुछ गलत होता है वो कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की कोई अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए जो भंडारण की, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसमें संशोधन कर दिया गया है ताकि बड़े बड़े उद्योगपति उसमें भंडारण कर सके। जो एपीएमसी मंडियों का एक्ट था उसमें संशोधन कर दिया गया ताकि मंडियों के बाहर भी व्यापारी बड़े स्तर पर ही खरीद सके। और जो बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति के पास सबसे बड़ा रोड़ा था, वो ये रोड़ा था कि हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग स्तर के नियम लगते थे, अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, उनमें एक साथ वो किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए उन्होंने पूरे देश में एक साथ वो नियंत्रण कर सके, ये एपीएमसी टैक्स में संशोधित करा गया। दूसरा जो बहुत बड़ा करा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करा गया, जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया। तीसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान लाया जा रहा है, जिससे पूरी तरह से बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा, अभी एक किसान के साथ एक बहुत बड़ा वाकया हो गया था होशंगाबाद, एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण है, जिसमें किसानों का पैसा लेकर व्यापारी भाग गया था, फिर उसमें सरकार को इंटरवीन करना पड़ा था। ये तो ऐसे मामले जो हमारे सामने आ गए, ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जिसमें ये मामले नहीं आएंगे। कल हम रतलाम गए थे, कल मंदसौर का बहुत बड़ा आंदोलन करा। ये आपके सामने एक बहुत रोचक तथ्य मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। उसमें यह करा गया कि हम मंडियों में, मतलब किसानों से अनाज लेकर उनको बेचने के इससे व्यापारी साथ ले गया, और उनको कहा गया कि हम जो भी आपका भुगतान है ये यहाँ पर चलिए, हम आपका भुगतान कर देंगे। पर उसमें हुआ ये कि जैसे ही वो गाड़ी में बिठाकर ले गया, उन्होंने उन किसानों पर अपहरण का केस दर्ज करवा दिया कि ये मुझे अगवा कर ले जा रहे, और उसमें अपहरण का केस उन पर दर्ज हुआ, पर एसपी के सूझबूझ से उसमें उस तरह से उनको जमानत बड़ी मुश्किल से हुई है। तो ये तो शुरुआत है जिसमें किसानों को किसी तरह से चोर बनाया जाएगा, किसानों को मुलजिम बनाया जाएगा, उनको अपहरण के धारों में अंदर करा जाएगा। तो आप सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के, पूरे युवाओं की और हर एक देश के नागरिक की लड़ाई है। और हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लड़ाई क्यों चालू हुई। ये लड़ाई चालू हुई 12 अरब रुपए के मार्केट के लिए। 12 अरब रुपए का जो रिटेल मार्केट है उसके लिए ये लड़ाई शुरू हुई है, और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है कि ये 12 अरब रुपए कौन से, क्योंकि पहले कृषि उत्पाद और कृषि हमेशा राज्य के अंतर्गत आते थे, केंद्र के अंतर्गत नहीं आते थे। उस कारण से इसमें कुछ भी अगर संशोधन करना होता तो राज्य सरकार करती थी, पर अब उसको राज्य के दायरे से बाहर निकालने के लिए एपीएमसी एक्ट में जो संशोधन करा गया है, और ये पूरी लड़ाई 12 अरब के मार्केट है। नहीं तो आप मुझे बताइए, जब एक कलाकार
आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तब वो पूरी नेशनल न्यूज बन जाती है। लगातार उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। पर जब 60 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद उनकी पूछपरछ क्यों नहीं करी जाती? आज किसान सिंगू बॉर्डर, पूरी दिल्ली के आसपास की बॉर्डर पर डेरा जमाकर बैठा है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये पहुंच गए। वो मर रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनकी सूद लेने के लिए कोई नहीं आया। मैंने कल आज सुबह ही देखा कि 9वें चरण की भी जो बैठक थी वो विफल हो गई है। अब वो 10वें चरण पर चलेगी, 10वें के बाद 11 होगा, इस तरह से 20-30 चरण चलते रहेंगे। पर मुख्य बिंदु यह है कि सरकार उनको क्यों नहीं सुनना चाहती? क्योंकि सरकार ने जो सुपारी ली इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से, अब उनने जो पैसा ले लिया है, वो पैसे लेने के बाद वो इन नियमों से पीछे नहीं उठ सकते। ऐसा कैसे ये नियम अभी लाया गया, पर इसकी तैयारी 2 साल पहले अडानी अंबानी चालू कर देते हैं। बड़े बड़े भंडारण क्षमता के साइलोज बनाए जाते हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये पूरा सुनियोजित तरीके से लंबे समय तक चलता है। और इसको हम गांव तक पहुंचाएंगे, पंचायत तक पहुंचाएंगे, हर एक किसान तक पहुंचाएंगे जो इस चीज से ताल्लुक रखता है। हमारे जो संगठन का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यहां से आगे हम संगठन को मजबूत करने के लिए पहले जिला स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर करेंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर करेंगे। और मैं मानता हूं जिस संगठन में भौतिक रूप पर जो संगठन बहुत मजबूत हो जाता है, वो जवाबदारी से भी काम करता है और सही मायने में आम जनता की आवाज बनता है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं शेष नारायण जी अपने इस कैंप के बारे में कुछ हमारा मार्गदर्शन करेंगे।